वेलकम बैक। अगर आप आर्ट कलेक्टर हैं तो आपका निवेश फायदेमंद हो सकता है। मसलन अगर आपको पेंटिंग्स की समझ है तो आप सीधे आर्ट फंड में पैसा लगा सकते हैं। देश में तमाम आर्ट फंड्स हैं जो निवेशकों के लिए पेंटिंग्स खरीदते हैं, पेंटिंग्स में इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं मदद और फिर बाद में उन्हें महंगे दाम पर बेचकर बढ़िया रिटर्न्स भी देते हैं। खूबसूरत पेंटिंग्स न केवल घर की शोभा बढ़ाती हैं, बल्कि आपको बढ़िया रिटर्न भी दिला सकती हैं। जैसे दीवार पर लगी इस एमएफ हुसैन की पेंटिंग को ही देखिए। 1999 में 20 नाम की इस पेंटिंग की कीमत $5000 थी, लेकिन आज इसका मार्केट रेट $2.25 से ज्यादा है, यानी 25 गुना से ज्यादा रिटर्न। दरअसल जितना बड़ा कलाकार उतनी महंगी पेंटिंग और फिर उसी के हिसाब से कमाई। Artwork, it is absolutely unique. It cannot be replicated, not even by the artist, because it has been done once. It's something made by hand. So the longer it stays, the more its value becomes, because not only does it remain unique, but it also begins to get a vintage attached to it. लेकिन आम निवेशकों के लिए फैसला करना मुश्किल होता है कि किस पेंटर की पेंटिंग में निवेश किया जाए। बड़े पेंटर्स की पेंटिंग में मुश्किल ये होती है कि वो काफी महंगी होती है और सभी जगहों पर मिलती भी नहीं है। आर्ट की समझ और मार्केट के बारे में भी लोगों को ज्यादा पता नहीं होता। पेंटिंग्स असली हैं या नकली, इसकी पहचान भी आसान नहीं होती। निवेशकों की ऐसी परेशानियों को दूर करने में आर्ट फंड मददगार साबित होते हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के आर्ट फंड्स और आर्ट मार्केट में निवेश बढ़ रहा है। आर्ट में इन्वेस्टमेंट करना सदियों से फायदे का सौदा रहा है और हमेशा जो हाई HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो आर्ट में इन्वेस्ट करते आए हैं। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है इन्फ्लेशन को बीट करने का और अच्छा रिटर्न बनाने का। ओपन आर्ट मार्केट के अलावा जो निवेशक आर्ट फंड में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें ये समझना भी जरूरी है कि आर्ट फंड कैसे काम करते हैं। आर्ट फंड के कामकाज का तरीका आम फंड्स की तरह ही होता है। आर्ट फंड्स पेंटिंग्स और कलाकार की हैसियत देखकर निवेश करने का या न करने का फैसला लेते हैं। मान लीजिए किसी आर्ट फंड के पास निवेश के लिए कुल 50 करोड़ रुपए हैं, तो फंड सबसे पहले ये तय करेगा कि किन पेंटिंग में रिटर्न की गुंजाइश ज्यादा है। पेंटिंग्स को खरीदने के बाद उन्हें संभाल कर रखा जाता है, फिर बेहतर मौका देखकर उसकी बिक्री की जाती है। खरीद और बिक्री के बीच अंतर और फंड के चार्जेस के बाद जो रकम बचती है, उसे निवेशकों में बांटा जाता है। आर्ट फंड के अलावा कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो पूरे रिसर्च के साथ ओपन मार्केट से क्वालिटी आर्ट खरीदती है और निवेशकों को उनके बजट के हिसाब से बेचती है। हम लोग रिसर्च करते हैं। हमारी कंपनी रिसर्च के बाद जिस आर्टिस्ट में हमें पूरा भरोसा होता है कि इनके काम हमें खरीदने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए, वही काम हम खुद खरीदते हैं और वही अपने क्लाइंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि आप इन कामों को खरीदें। निवेशक आर्ट में सीधे भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आर्ट की समझ न हो तो इसमें जोखिम ज्यादा होगा, क्योंकि ये तय करना मुश्किल होता है कि किसी पेंटिंग की कीमत क्या लगाई जाए। अक्सर कलाकार जितना बड़ा होता है, उसकी पेंटिंग उतनी ही महंगी बिकती है। बेचने पर रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर निवेशक बड़े कलाकारों की पेंटिंग में ही पैसा लगाए। छोटे कलाकारों की पेंटिंग्स में भी निवेश किया जा सकता है। बीते बरसों के कई छोटे कलाकार आज कला की दुनिया में काफी लंबी छलांग लगा चुके हैं, लेकिन कलाकारों की क्षमता पहचानना बड़ी चुनौती है। जो ग्रेट पेंटर्स है, या हुसैन साहब हो गए, मंजीत बाबा हो गए, ऐसे जो इंडिया के टॉप पेंटर्स है, उसके अगर आप कोई भी पेंटिंग खरीदते हैं, नेचुरली ओवर द मंथ्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि अभी 2005 के अमृता जवेरी के बुक में कई पेंटर्स के प्राइजेस 5 लाख 2 लाख लिखे अतुल दोड़िया के, तो अभी वही पेंटिंग आपको 20 लाख में ओवर इन 7 years इट हैज इंक्रीज्ड 10-fold। नए से लेकर पुराने तक भारतीय कलाकारों की पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर रही हैं। राजा रवि वर्मा से लेकर एमएफ हुसैन हो या फिर एसएच रजा, तायब मेहता और अकबर बदमसी जैसे कलाकारों ने दुनिया भर में भारत के आर्ट वर्क की धूम मचाई है। लेकिन इसके बावजूद भी ग्लोबल आर्ट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी काफी कम है। ग्लोबल आर्ट मार्केट करीब $5000 करोड़ का है, जिसमें भारत का हिस्सा महज $40 करोड़ है। देश में प्रतिभावान पेंटर्स और कला के पारखियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक्सपर्ट्स को भारतीय आर्ट में बड़ा मौका दिख रहा है। अमोल देठे, जी बिजनेस, मुंबई।
बढ़ती आर्ट इन्वेस्टमेंट को देखते हुए कई आर्ट फंड हाउसेस खुल चुके हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी आर्ट फंड्स के लिए नियम बनाए हैं। देश में कुल 5 बड़े आर्ट फंड्स हैं। देश में आर्ट का मार्केट इस समय 2200 करोड़ रुपए आंका गया है। आर्ट फंड्स के अलावा आर्ट गैलरीज भी हैं, जिनके जरिए आर्ट में निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। आर्ट को इन्वेस्टमेंट का जरिया बनाने का श्रेय देश में आर्ट फंड्स को जाता है। देश में सबसे ज्यादा आर्ट फंड 2006 में शुरू किए गए थे। आर्ट फंड को प्रमोट करने वाले ज्यादातर बड़े विदेशी बैंक और फंड हाउस थे। हालांकि 2008 की मंदी के बाद तमाम आर्ट फंड को मुश्किलें आई और काम सुस्त हो गया। आर्ट के मार्केट में काफी गिरावट दिखी और वैल्यूएशन काफी कम हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी आर्ट फंड्स ने अपना कामकाज जारी रखा है। कुछ प्रमोटर्स, कुछ आर्ट कनोसियर्स कुछ फंड लॉन्च करते हैं बीच बीच में और सिलेक्ट फ्यू क्लाइंटेल उसमें निवेश करते हैं। देश में अभी कुल 5 बड़े आर्ट फंड हैं, जिनमें सबसे पुराना ओशियंस आर्ट फंड है। 2006 में 100 करोड़ रुपए से फंड की शुरुआत हुई थी। एडिलवाइज कैपिटल का यात्रा फंड भी काफी लोकप्रिय रहा। एडिलवाइज ने 10 करोड़ रुपए से चालू किया था। दिल्ली का कोपल आर्ट फंड भी काफी मशहूर रहा। कोपल ने कुल 150 करोड़ रुपए के फंड से 2006 में बाजार में एंट्री की थी। क्रेयॉन आर्ट फंड ने भी 2006 में ही आर्ट फंड का कामकाज शुरू किया। क्रेयॉन को कॉप्स 40 करोड़ रुपए था। दुनिया भर में मशहूर फाइन आर्ट फंड ने भी भारत में अपना कामकाज पसारा। फाइन आर्ट फंड ने भी करीब 100 करोड़ रुपए के फंड से शुरुआत की थी। 2006 से 2007 तक आर्ट फंड्स का कामकाज अच्छा चला, लेकिन मंदी के बाद आर्ट फंड्स और ओपन आर्ट मार्केट दोनों की हालत खराब हो गई। There is a slight dip. And I think generally the public is conservative about spending. The art business is also seasonal, like a lot of other things. So during the festival times, typically the sales will go up. आर्ट फंड्स में निवेश से पहले कई और चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि आर्ट की कीमत आंकने के लिए पक्का या भरोसेमंद पैमाना नहीं है। दुनिया भर में आर्ट वर्क की कीमत अक्सर खरीदने वाले की पसंद या नापसंद से आंकी जाती है, न कि उसकी अपनी वैल्यू से। दूसरे आर्ट वर्क को कभी मुश्किल घड़ी में बेचकर पैसा जुटाना मुश्किल होता है। आर्ट वर्क की खरीद और बिक्री की लागत काफी ज्यादा होती है। औसतन आर्ट वर्क की कीमत का 15 से 30% तक हिस्सा कमीशन में चला जाता है। आर्ट वर्क को संभाल कर रखने में और देखभाल में भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। शेयर और बॉन्ड में जहां बोनस और डिविडेंड मिलता है, वहीं आर्ट वर्क में ऐसा कोई फायदा नहीं मिलता। आर्ट वर्क में ट्रांसपेरेंसी की भी समस्या रहती है। I would advise that nobody should buy art just because they get it at half price or somebody tempts you to give some masterpieces at very reduced price. That's not right. Do proper due diligence, take advice of 2 people. In that you do need advice. When you are investing more on masters or any artist, you have to be very sure whether it's a genuine work. देश में आर्ट फंड्स में ये खामी भी है कि इसे रेगुलेट करने के लिए अलग कानून नहीं है। सेबी के कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के नियमों के तहत इसे रेगुलेट किया जाता है। आर्ट फंड्स के लिए जरूरी है कि वो पहले कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही आम लोगों से पैसे जुटाने से पहले सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन कई बार आर्ट फंड्स ऐसा नहीं करते। निवेशकों के लिए जरूरी है कि वो ऐसे फंड्स में पैसे न लगाए जो सेबी के पास रजिस्टर्ड न हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन न होने से निगरानी करना मुश्किल होता है। आर्ट फंड में पैसे लगाने वाले निवेशकों के लिए समझना भी जरूरी है कि इसे कोर इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं मानना चाहिए। आर्ट फंड का इस्तेमाल पोर्टफोलियो में वैरायटी लाने के तौर पर भले ही किया जा सकता है। अमेरिका, यूरोप और जापान में बड़े निवेशक आर्ट वर्क का इस्तेमाल 80 के दशक में महंगाई से निपटने में करते थे। आर्ट फंड में पैसा लगाना जितना आसान है, एग्जिट उतना ही मुश्किल, क्योंकि निवेशक अगर सही समय पर न निकले तो पैसे डूबने का खतरा रहता है। अमोल देठे, जी बिजनेस, मुंबई। विंसेंट वैन गॉग, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, कुछ ऐसे पेंटर्स जो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। शायद इसीलिए इनके चले जाने के बाद ही इनकी पेंटिंग्स को मिली पहचान। आइए डालते हैं दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स पर एक नजर। पेंटिंग की भाषा आपको समझ में आए या न आए, लेकिन लियोनार्डो दा विंची की इस मोनालिसा की मुस्कान ने इम्प्रेस जरूर किया होगा। दरअसल रंग और छायाकृति की भाषा भले ही सबको समझ में न आए, अपनी ओर खींचती जरूर है। किसी भी पेंटर की कला की सबसे बड़ी कीमत यही होती है कि कितने लोगों का झुकाव उसकी पेंटिंग्स की ओर होता है।
देश के कुछ मशहूर पेंटिंग्स की बात करें तो एस.एच. रजा की पेंटिंग अर्थ की कीमत फिलहाल $3.5 लाख है। ऐसे ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कई पेंटिंग्स की कीमत $2.25 लाख तक पहुंच चुकी है। जहांगीर आर्ट गैलरी के संस्थापक जहांगीर सबवाला के विस्पर्ड इमिटेशंस का आर्ट मार्केट में रेट $2.5 लाख के करीब है। मशहूर पेंटर अकबर पदमसी की कई पेंटिंग्स की कीमत भी $2 लाख से ज्यादा है। M.F. हुसैन की पेंटिंग बीस्ट के लिए भी पेंटिंग्स के शौकीन $1.25 लाख से ज्यादा चुकाने को तैयार हैं। हालांकि भारतीय पेंटिंग्स की कीमत विदेशी पेंटिंग्स के मुकाबले फिर भी काफी कम है। दुनिया की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है एडवर्ड मूंग की। द स्क्रीम नाम की इस पेंटिंग को नीलामी में $12 करोड़ मिले थे। मॉडर्न आर्ट की शुरुआत करने वाले पाब्लो पिकासो की न्यूड ग्रीन लीव्स एंड बस्ट की कीमत आज $10 करोड़ के करीब है। गुस्ताव किम्त की पेंटिंग एडल ब्लॉक वॉर सेकंड का रेट $8 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं फ्रांसिस बेकिन की ट्रिप्टीज को $8.5 करोड़ में बेचा गया था। पेंटिंग्स महंगी होने से कलाकार और आर्ट गैलरीज की कमाई तो अच्छी हो जाती है, लेकिन अफोर्डेबल न होने की वजह से आम लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता है। पेंटिंग सस्ती हो या महंगी, पेंटिंग खरीदने के लिए जरूरी है आपकी आर्ट की समझ, और आर्ट की समझ बढ़ाने के लिए जरूरी है आर्ट गैलरीज जाना, आर्टिस्ट के कैटलॉग्स पढ़ना या फिर आर्टिस्ट के पेंटिंग्स पर क्रिटिक्स की राय जानना। आप अगर ये सब जान लेते हो तो पेंटिंग्स खरीदने में आपको आसानी होगी। अमोल देठे, जी बिजनेस, मुंबई।